सफ़र की शुरुआत एक ज़िंदगी से होती है कि बचपन कैसा गया, आगे उनके फ्यूचर कैसे हुए, संघर्ष से लेके एक्सपीरियंस तक। तो हमारे साथ आज हैं ऑल इंडिया रैंक 60 आईएफएस ऑफिसर सार्थक सर, जो अपने लाइफ एक्सपीरियंस भी बताएंगे। और साथ में सर एक आईएफएस ऑफिसर के अलावा स्टोरी टेलिंग, स्केच आर्टिस्ट से, क्योंकि बच्चों को या फिर जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उसे विजुअलाइजेशन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। विजुअलाइजेशन हो तब चीज़ों को समझ आने का जल्दी आता है इस बच्चों को समझ। तो सर स्केच राइटिंग भी बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो सब जानेंगे स्टार्टिंग से। तो सर सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thanks for inviting me, Piyush. Glad to be here. सर सार्थक सर, आप आईएफएस ऑफिसर के अलावा स्टोरी टेलिंग और आप स्केच राइटिंग भी करते हैं, तो आपका बचपन कैसे रहा? कि क्या इमेजिनेशन होती थी आपकी उस समय? क्योंकि एक स्टोरी टेलिंग के लिए या फिर स्केच राइटर के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर वो इमेजिनेशन पावर बहुत हाई हो। क्या आप बचपन से एक अच्छे इमेजिनेशन पावर था आपके पास? नहीं, ये बहुत अच्छी बात पकड़ी है आपने कि एक इमेजिनेशन होनी ज़रूरी है बचपन से ही। और बचपन में जो आपकी चीज़ें, आपके इनपुट्स मिलते हैं, वही आपको आगे जाके शेप करते हैं। तो हाँ, एक थी कि इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। जनरली बोलते हैं इसे इंट्रोवर्ट बोलते थे। आई वाज़ एन इंट्रोवर्टेड चाइल्ड, अपनी दुनिया में खोया रहता था। एंड आई वाज़ लकी कि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने इस ट्रेट को एक नेगेटिव वे में नहीं देखा, उन्होंने इसको नर्चर करा। और बचपन में मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया इस बात का कि थोड़ा-सा मतलब अपनी जो इमेजिनेशन है उसकी आउटलेट ढूँढूँ। राइटिंग का, स्टोरी राइटिंग का बड़ा शौक था, लिखता था कुछ, तो बड़े ताव से सुनते थे मेरे पेरेंट्स और बहुत उसके लिए एप्रिशिएट करते थे। तो हाँ, वही एक बचपन की ही सही बात पकड़ी आपने। बचपन की जो कहानियाँ, जो इन कहा सिनेरियोज़ जो दिमाग में चलते रहते थे, जो चाइल्ड के बच्चों के दिमाग में चलते हैं जिस तरह से, तो मतलब वही उस टाइम में अगर एक पौधे को उस समय जो पानी दिया, जो पोषण दिया, वही आगे जाके वैसा ही आपका वो पेड़ आगे जाके बनता है। तो वही वैसा ही हुआ मेरे भी केस में। जो बचपन में तो मुझे जो इनपुट्स दिए गए, जो मुझे एक एनवायरनमेंट दिया गया मेरी इमेजिनेशन को, उसी की वजह से आई थिंक एक उसका आउटकम होता है कि जो आजकल जो बड़े होने के बाद जो मैंने कहानियाँ लिखी, जो स्केचिंग करी, जो चीज़ें दिमाग में थी उनके, तो वो ऐसे ही निकल के आई। सर जैसे कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वायरमेंट का रोल, हाँ, उसके पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल, और साथ में इन्वायरमेंट की फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्या वो भी उस लेवल की सोच रखते हैं? क्या वो भी एक मतलब जो बताया जा रहा है उसके अलावा क्या वो अपनी तरफ से थिंकिंग लगाते हैं कि हाँ ये क्यों हो रहा है? कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी पढ़ रहा है तो इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश। तो आपके लाइफ में इन्वायरमेंट का रोल कैसा रहा और स्टूडेंट्स को कैसे रखना चाहिए अपना इन्वायरमेंट? नहीं, ये बहुत सही, ये भी बहुत बढ़िया बात आपने करी है। एनवायरनमेंट मतलब आपने जैसे बताया कि जो आपके आसपास के लोग होते हैं, तो दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सार्थक एज अ राइटर। आईएफएस ऑफिसर का मुझे पता नहीं, बट यस, एज अ राइटर ये था कि जो आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, वो मतलब खाली आपके दिमाग के अंदर ही नहीं पनप सकते। उनको एक बोलते हैं ना, एक सांस लेने के लिए बाहर उनको एक खिड़की चाहिए होती है झांकने के लिए बाहर। तो वो खिड़की आपको अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, आसपास से मिलती है जब आप ये आइडियाज उनके साथ शेयर करते हो। इसमें दो चीजें बहुत जरूरी होती है। एक ऐसा कि ऐसे दोस्त, ऐसे पेरेंट्स मिले आपको और ऐसा एनवायरनमेंट मिले लोग जो इन आइडियाज को एक ओपन माइंड से सुने, एक क्यूरोसिटी से, एक ऑफ से, मतलब एक अद्भुतता से सुने इस चीज को कि एक मतलब कि कोई क्या बढ़िया चीज है ये, मतलब उसमें आपके साथ वो भी लीन हो जाए उस चीज में। और दूसरी बात, उस आइडिया के आगे काउंटर आइडियाज दे। अगर आपने कोई आइडिया करा तो उसमें कन्वर्सेशन बने, अच्छा ये होगा तो वैसा होगा, अरे वैसा होगा तो वैसा होगा। तो अगर ये चीज स्टार्टिंग में पनपी, मतलब ये चीज एक या आपको इस टाइप के लोग मिल जाए अपने आगे शुरुआत में, तो वो बहुत बढ़िया चीज होती है। आई वाज आल्सो लकी, मेरे बचपन में ऐसे कुछ दोस्त मिले मुझे स्कूल में। मुझे याद है मैं स्कूल में छोटा था तो एक मेरा दोस्त था आदित्य काशी, और उनके साथ मैं उसके साथ बैठ के खाली ये डिस्कस करते थे हम लोग, अलग अलग आइडियाज। वो अपनी कहानी लिखता था, मैं भी कहानी लिखता था, कहने के आइडियाज, कंसेप्ट बहुत डिस्कस किया करते थे। और वो बहुत, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा उस चीज में। फिर साथ में मैंने जैसे बताया था, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे थे कि इन चीजों को एक नेगेटिव वे में नहीं देखते थे, मजाक नहीं बनाते थे चीज का। ऑफकोर्स ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो मजाक बनाएंगे, बट आप ऐसे लोगों को चुन सकें जो आपके आइडियाज को अप्रिशिएट करें, उनकी डेप्थ को समझें और उनको सुने, तो वो बहुत बहुत ही अच्छी चीज होती है आपके आगे जाके उसको डेवलप करने के लिए।
सर जैसे आपने एक पॉइंट भी रखा है कि हाँ आपके पेरेंट्स ने भी, आपके टीचर्स ने भी, या फिर आपके दोस्त जो इन्वायरमेंट में थे, उन्होंने इसको निगेटिव वे में नहीं देखा। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि हाँ, जैसे आप एक्स्ट्रा काउंटर क्वेश्चंस करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, या फिर कोई भी बात चल रही है उस पर काउंटर क्वेश्चन करते हैं, तो उसको भी निगेटिव के रूप में देखा जाता है। उस समय पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर टीचर का? आई थिंक वो तो देखिए कोई लोग तो आपको मिलेंगे ही जो हमेशा नेगेटिवली ले चीजों को, आपकी काउंटर क्वेश्चनिंग को मतलब उसको दरकिनार करें, उसको दबाएं। तो आपको ऐसे लोग ढूंढने जरूरी है मेरे ख्याल से जो उनको ना ही नहीं दबाएंगे। ऐसे लोग देखिए हम अपने एक दिन में ही हम दिनचर्या में इतने सारे लोगों से मिलते हैं, तो लाइफ के पीरियड में बहुत सारे लोग हमारे आसपास आते हैं, तो हमको ये जरूरी है चुन पाना कि वो लोग जो पॉजिटिव हैं, वो लोग जो आकर्षक है उनको नहीं, पर वो लोग जो पॉजिटिव हैं, जो आपको पता है अच्छी चीज सुनेंगे, अच्छी बातें करेंगे, उनको आप अपने आसपास रखें। तो वो आपको आपको खुद ढूंढना है, मतलब उस तरह के लोग। और रही बात पेरेंट्स और टीचर्स की, वो आप चुन नहीं सकते, वो आप ही को मिलते हैं, तो इसलिए वहां पे उनका रोल बहुत जरूरी हो जाता है कि पेरेंट्स और टीचर्स को ये चीज चाहिए कि एटलीस्ट जो बच्चे बात करें उनको एक खुले कानों से और खुले दिमाग से सुने, बिना कुछ कहे एक बार के लिए, और फिर उसका एक ऐसा जवाब दे जो उस बच्चे की क्यूरियोसिटी को मतलब उसकी क्यूरियोसिटी की जो भूख है उस भूख को पूरा कर सके एक तरह से। मतलब कोई ऐसे दरकिनार करने के लिए जवाब ना दे, आप ऐसा जवाब दे जो उससे जो पूछा है उसको एग्जैक्टली एड्रेस करे उस बात को। ये बहुत ऑफ कोर्स जरूरी चीज है। सर जैसे आपने बताया क्यूरियोसिटी, वैसे जैसे थिंकिंग है, तो बहुत लोग इसे थिंकिंग एज ए नॉलेज लेते हैं, बहुत लोग स्किल। तो ये कैसे डेवलप करना है कि थिंकिंग यार, कि हाँ मैंने ये पढ़ा उसके ऊपर कितना सोच सकता हूँ? क्योंकि बहुत जैसे आज भी स्टूडेंट्स होंगे, या भी बहुत लोग हैं जो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, चाहे वो क्लास में हो, ऑफिस में हो, या कहीं भी हो, तो वो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, और वो जो नॉलेज होता है वो बहुत लिमिटेड रह जाता है। जो कि आपके कंडीशन में आपने स्टोरी टेलिंग भी किया और स्केच राइटिंग भी किया, तो आप उससे एक मतलब दूसरे तरीके से भी उसे निखार रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये तो आपने बहुत अगेन बहुत बढ़िया बात की कि आपको कैसे उसको निखारने के लिए क्या जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी जिनके थ्रू आप जैसे स्टार्टेड, एक क्यूरियोसिटी हर इंसान के अंदर है, मनुष्य की एक ट्रेट है कि हम क्यूरियस स्पीशीज है बहुत, आसपास की चीजों को लेके। अब इसके लिए आपको एक रैशनल माइंड चाहिए कि आप जो भी चीजें आप अपने अगर आप एक दुनिया की नजरिया बनाओगे हर एक ब्लॉक लगा के, तो वो किसी लॉजिक से बना है। आपके दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी है तो उसका एक सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई आपको ढूंढना जरूरी है। उसके लिए आपको आपको डरना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। कहीं से पूछे, बिना डर बेडर होकर अपने टीचर से पूछे। अगर टीचर से आपको सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला है तो वापस पूछें, और फिर भी नहीं मिला तो कहीं और जाके पूछें। बस बात यह है कि कहीं एक बार आपको सैटिस्फैक्टरी जवाब किसी चीज का मिल गया जो आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करता है, जो एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर उसको आपको जहन में घुला है। वही एक सवाल बार बार नहीं करना। अगर जवाब मिल गया है तो वही चीज अच्छा आज समझ आ गई, फिर 2 दिन बाद वापस पूछूं, वो नहीं होना चाहिए। ये हमें वो चाहिए कि खाली मतलब इट शुड बी बोलते हैं ना कि पूरा जैसे किसी भी अगर हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि एक पेड़ होता है, कोई पौधा होता है, तो वो एक अपने एनवायरनमेंट के साथ आदान प्रदान चलता है उसका। एक केमिकल प्रोसेस फिजिकल चलती है जो कुछ चीजें वो छोड़ता है, ऑक्सीजन जैसे छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इस तरह आपका दिमाग दोनों प्रोसेस करने की काबिलियत करनी चाहिए। आपको सब पूछना चाहिए जो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, बट जो जवाब दे रहे हैं उसको भी कान खोल के सुनना चाहिए। जो चीजें आसपास आपको सुनने में आ रही है, अगर कोई कहीं बात हो रही है जो मान लो आपकी अभी की क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई नहीं करे, बट किसी और चीज की क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई कर रहा है कोई और क्वेश्चन, तो उसको भी जहन में लेना। ये नहीं कि अभी मेरे दिमाग में एक चीज है तो मुझे कोई और ज्ञान मिल रहा है तो मैं उसको लेने से मना कर दूंगा। कोई चीज अगर इस तरह बताऊं अगर, तो आपका दुनिया एक पजल है बहुत बड़ा, यस जिसके सर। छोटे छोटे पीसेस लगाने होते हैं। आप अभी एक पीस ढूंढ रहे हैं, आपको जब भी कोई दुनिया से कोई पीस मिले जो कहीं पे फिट हो रहा है, उस बात को स्पिन कर रहा है, तो उसको आप फेविकॉल लगा के चिपका दो वहां पे। फिर वहां से वो पजल गिरना नहीं चाहिए। अगर आज आपको क्यूरोसिटी है कि मान लीजिए कि अगर आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, आपको ये क्यूरोसिटी आ रही है कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करूं, ये आप यस पता करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं पे वगैरह, आपको कहीं से ये पता चल रहा है, आपको कोई और बात चली कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, किसी ने आपको अच्छे से बहुत ज्ञान से बताया, तो उस बात को लेकिन आपको मतलब इवन दो दैट इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर राइट नाउ, बट आपको भी ये पता है कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना भी नहीं आता,
उस बात को जहन में अच्छे सुनना है, लगाना है, अच्छा न्यूज़पेपर इस तरह पढ़ना होता है, मैं इस तरह ट्राई करूंगा। बात ये वाली क्यूरियोसिटी भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी राइटिंग वाली, पर वो भी करनी है। तो वही है कि मतलब जो भी आपको चीजें मिल रही है उसको ध्यान से सुने, जब तक उसका सोल्यूशन नहीं मिला उसको बार बार पूछते रहें, और एक बार सोल्यूशन मिल गया तो उसको चिपका के वापस पूछने की जरूरत ना पड़े, ये होना चाहिए। सर, अभी आपने बताया क्यूरियोसिटी, स्टोरी टेलिंग और स्केच राइटिंग भी आप करते हैं, तो ये कब आपका स्टार्ट हुआ कि हाँ मुझे स्टोरी टेलिंग में भी अच्छा इंटरेस्ट है, जो मैं बताता हूँ सामने वाले को समझ भी आ रहा है, तो मुझे स्टोरी टेलिंग भी करना चाहिए, स्केच राइटिंग, ये सब कहाँ से शुरुआत हुई कि हाँ मेरे को ये करना है, या फिर आपने कब से स्टार्ट करा? स्टोरी टेलिंग जैसे कि आपने पहले डिस्कस करा था कि एक इमेजिनेटिव माइंड था बचपन से मेरा, तो जब एक आपका बहुत ही ऐसे ना ऐसे रचनात्मक आपकी सोच होती है, आप चीजों के बारे में खो जाते हो, सोचते हो, तो एक टाइम ऑटोमेटिकली ये आता है कि उसको एक जो भी इमेजिनेशन है, जो भी क्रिएटिविटी, उसको एक आउटलेट चाहिए होता है। यस सर। मतलब एक कोई भी चीज को एक मतलब एक पौधे को जैसे सूर्य की किरणें चाहिए होती है फाइनली, तो वो भी चाहिए होता है, वो किसी भी फॉर्म में निकल सकता है, as a writer, as a musician, as a painter, anything, as a comedian, whatever, मतलब आपको एक आउटलेट चाहिए होता है उसका। मेरे लिए वो आउटलेट कहानी के रूप में आया। कहानियां लिखता था अपनी इमेजिनेशन की, उनमें अब जैसे अपने आप को कैरेक्टर इमेजिन करके करता था, तो लिखने लग गया ऐसे। वो स्कूल में लिखता था, आई वाज वेरी लकी कि ऐसे कुछ इंग्लिश टीचर्स थी मेरे पास जिन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया मेरी कहानियों को, मतलब हमारी मैगजीन में पब्लिश करवाया, एक आउटलेट दिया, उनसे डिस्कस कराया कहानियों के बारे में, पढ़ने के लिए बोला। और एक ये भी जरूरी है, आपकी किसी चीज में रुचि हो, देन you should have confidence, you should have belief in your writing, in your skill, in your art, but should also have an open mind to other art. तो जितना आप आर्ट ग्रहण करेंगे उतना ही आप अच्छी आर्ट बनाएंगे। तो रीडिंग, जैसे अगर if I'm a story writer, then I should always be reading stories all the time, तो मैं वो भी करता रहा। ऑफ कोर्स इंडिया में एज अ करियर ये बहुत डिफिकल्ट है, उसको कुछ एक रूट नहीं होता। तो कॉलेज टाइम में आने के बाद में मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करा, तो उसमें उनके लिए कहानियां लिखता था, कहीं ना कहीं मीडियम ढूंढता था। फिर एक जब मैं जॉब करने लगा तो एक उपन्यास, एक नॉवल लिखा, इसका नाम था चिल्ड्रन ऑफ मामा सिली। वो मैंने कुछ पब्लिशर्स को पुश करा, और फिर आई वाज लकी कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है एक जयपुर में हर साल, वहाँ पे उनको मेरे कंपटीशन में अच्छी लगी, तो उन्होंने पब्लिश कराया वहाँ पे उसको, और वो 2019 में प्रकाशित हुआ। और कुछ काफी उसमें उसको मतलब काफी प्यार भी मिला। आई वाज वेरी लकी दैट वे। बट फिर जब उसके बाद में जब सोशल मीडिया का दौर जब चल ही रहा है, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि कहानियां प्रेजेंट करने का ऐसा तरीका भी होना चाहिए जो आजकल के सोशल मीडिया में जो बहुत शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है और विजुअल मीडियम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसमें यस कोई सर। कहानी जा सके। तो मैंने मेरे पास एक आईपैड है मेरी वाइफ का, तो उस आईपैड में मैंने ड्राइंग थोड़ी सी शुरू करी। थोड़ा आसान होता है उसमें ड्रॉ करना कंपेयर टू आपकी। मैं बहुत गलतियां करता हूँ ड्राइंग में, मुझे बचपन से आदत थी, पर बहुत बार काटा पीटी करता था। आईपैड में आप काटा पीटी आपको जितनी बार करना चाहे आपको उसकी शूट होती है। तो मैंने उससे कहानियां अपने एक विजुअल मीडियम से लगाना शुरू करा, और फिर वो चल गया। आई वाज लकी कि कुछ मेरे ऐसे स्टोरी रील्स बनाए मैंने, विच गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज, जो वायरल हो गए काफी। तो उससे मैंने इंस्टाग्राम पे डालना शुरू करा साथ साथ, और साथ ही साथ मैं ऑफ कोर्स राइटिंग तो कर ही रहा हूँ, अपनी कहानी पे वर्क कर रहा हूँ। बट अगेन प्राइमरीली आई एम आईएफएस ऑफिसर। तो दीज आर थिंग्स दैट, जैसे अगर आप दिन भर काम करके आते हैं तो एक थके हुए दिमाग को जो एक रिफ्रेश करता है वो ये कहानियां करती हैं। बट तो दिस इज हाउ द जर्नी हैज बीन सो फार। सर, एक आईएफएस ऑफिसर बनने की कहानी कब से शुरू हुई, क्या स्ट्रगल रहा इस लाइफ में, और कौन कौन से डिफरेंट और एग्जाम्स दिए, हुआ होगा कि क्लियर भी नहीं हुआ होगा, कोई कोई एग्जाम फेलियर्स भी आए होंगे, सक्सेस भी आई होगी, ऐसे भी टाइम आए होंगे जो आप डिलेमा में होंगे कि क्या मुझे यही रहना चाहिए या नहीं, क्या मुझे प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए या नहीं, तो उस फेस में जैसे अभी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे? सो आईएफएस का तो यार ये है कि मतलब मेरा बचपन से जब गवर्नमेंट सर्विस के प्रति एक रुचि थी। मैंने इंजीनियरिंग करी थी, फिर मैंने आई वर्कड इन एन एमएनसी, एक बैंगलोर में फ्लिपकार्ट करके कंपनी है, वर्क देयर आफ्टर कॉलेज प्लेसमेंट। बट सरकारी नौकरी की तरफ रुचि थी, और जो उनमें से ऑप्शन थे, मुझे फॉरेस्ट सर्विस में काफी इंटरेस्टिंग लगा कि जंगलों में मुझे वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक था बचपन से। जो मैंने इनफैक्ट जो पहली कहानी लिखी थी, बुक लिखी थी 2019 में, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज एंड आई वाज वर्किंग इन एन एमएनसी, वो भी एक वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के ऊपर ही लिखी थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे मोर पर्टिकुलरली। तो
वो एक नेचुरल सा इंक्लिनेशन था मेरा। बट उसकी जो प्रोसेस होती है, ऑफ कोर्स वो जो पढ़ाई होती है उसकी, वो दैट इज नॉट जस्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इट इज एक्सपेंसिव। यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप आईएफएस ऑफिसर बनते हैं। प्रीलिम एग्जाम होता है कॉमन सीएससी वाला जो सभी देते हैं, उसमें इनफैक्ट द कट ऑफ गोज हायर देन नॉर्मल सीएससी। मतलब अगर आपको आईएएस बनने के लिए प्रीलिम में आपको यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर उसकी कोई कट ऑफ आती है उसमें 10,000 लोग सेलेक्ट होते हैं आफ्टर प्रीलिम्स। आईएफएस की कट ऑफ से ज्यादा जाती है और खाली 1,000 लोग सेलेक्ट करते हैं उसके लिए। तो वो मेरे लिए चैलेंज रहा। मैंने दिया था एग्जाम, मेरा प्रीलिम पहली बार क्लियर नहीं हुआ, फिर वापस दिया 18 में, तो प्रीलिम क्लियर हुआ तो मेंस क्लियर नहीं हुआ आईएफएस का। मैंने साथ साथ सीएलसी का भी दिया, तो कभी प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ, फिर प्रीलिम हुआ तो मेंस क्लियर नहीं हुआ, मेंस हुआ तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। बट मैंने ये थोड़ा अपने दिमाग में ठाना था, मैं क्योंकि जॉब छोड़ के आया था, कि मैं बिना जॉब के नहीं करूंगा प्रिपरेशन ज्यादा टाइम। कुछ लोग करते हैं, मुझे थोड़ा उससे कुछ इश्यूज होते हैं। तो मैंने खाली 6-7 महीने ऐसे थे जो मैं घर पे बैठा था। फिर मैंने एक होम मिनिस्ट्री एग्जाम होता है आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो मैंने दिया था, वो क्लियर करा। आई वर्क देयर फॉर सम टाइम। उसके बाद में स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दिया, क्योंकि मेरा आईएफएस में थोड़ा डिफिकल्टी आ रही थी, तो उत्तराखंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दिया, वो क्लियर करा। वहां पे आ गया कुछ टाइम के लिए। फिर बाद में आई वाज लकी, आईएफएस एग्जाम ही क्लियर हो गया 2022 में, तो यहाँ पे आ गया। तो हाँ, इट्स बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है, बट आई वाज लकी एट द एंड, आई गेस। तो आपने बताया था कि आपने फ्लिपकार्ट में भी काम किया है कैंपस प्लेसमेंट के साथ। तो जो डिसीजन आपने लिया कि हाँ मुझे जॉब छोड़ना चाहिए, तो उस समय पेरेंट्स का कितना रोल था? और क्योंकि बहुत डिलेमा होता है ना, जैसे कोई बच्चा कॉलेज में ही है अभी, और कॉलेज में कोई किसी को कॉलेज ड्रॉप आउट लेना है स्टार्टअप के लिए या कुछ भी, तो उस समय बहुत डिलेमा होता है कि यार क्या होगा, क्या मैं 2 साल बाद ऐसा ना हो कि मुझे रिग्रेट रह जाए। तो उस समय आपने कैसे किया था कि हाँ मुझे क्लियर कर लूंगा मैं, मुझे रिग्रेट नहीं होगा? क्लियर करने की गारंटी देखो कहीं नहीं होती। एक है, हर किसी का दिमाग, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है। आपको सबसे पहले, आई थिंक, इंसान जो पीपल हु आर मोस्ट सक्सेसफुल इन दिस एग्जाम एंड एवरीथिंग इन लाइफ, आई थिंक आर पीपल हु आर मोस्ट ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स, जो खुद के एक आईने की तरह खुद को समझ सकें कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये सही है। मुझे पता है इन परिस्थितियों में मैं इस तरह रिएक्ट करूंगा, और मुझे पता है ये परिस्थितियां मेरे लिए मुश्किल होंगी, तो मैं इस परिस्थिति में जाने की जरूरत ही नहीं, अगर अवॉइड कर सको तो करो। जैसे मेरे लिए ये था, मुझे पता था कि मैं पहली बार बिना जॉब के मैं घर बैठे पढ़ाई ज्यादा 1 साल ज्यादा नहीं कर सकता। कई लोग कर सकते हैं। मुझे ये भी पता था अपने बारे में कि कोई भी चीज मैं बिना ट्राई करे उसको मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। कई लोगों में ऐसा होता है, कईयों को पता है आपको कि मुझे ये करना है तो यही करना है, मुझे और किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे पहले से ही पता है मेरे लिए वो चीज नहीं बनी है। तो वो सीधा जिस गोल में जाना है, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे प्राइवेट है, वो घुस जाएंगे आफ्टर दे कॉलेज, और उसी में लगे रहेंगे अपना, उन्हें बाकी चीजों से मतलब नहीं है। कई जैसे मेरे से लोग होते हैं, मुझे इसकी क्लैरिटी इतनी नहीं थी, तो मैंने एक बार प्लेसमेंट के का जॉब करा। मैंने आई वर्क देयर फॉर 1.5 और 2 इयर्स। मुझे समझ आ गया कि ये चीज मेरे लिए एग्जैक्टली नहीं है। आई विल डू डिसेंट इन इट, बट आई विल नॉट बी हैप्पी इन द लॉन्ग रन, और मैं बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा इस साइड। जो प्राइवेट का वो जो था, जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर था, और जो वो काम की प्रोफाइल थी, दैट इज नॉट समथिंग आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप प्राइवेट में क्या कर रहे हैं? आप एक प्रॉफिट बना रहे हैं किसी कंपनी का। आप कैसे सोशल सर्विस, ऐसा कोई काम तो कर रहे हैं जिसके लिए यू फील प्राउड ऑफ। गवर्नमेंट जॉब मुझे वो एक आउटलेट दे रहा था कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगा, खासकर फॉरेस्ट सर्विस में, विच आई विल बी प्राउड ऑफ। तो वो मुझे पता है सेटिस्फैक्शन उसका मुझे मिलेगा। रही बात पेरेंट्स की, तो माय पेरेंट्स वर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट जॉब, और मेरे पेरेंट्स, आई एम वेरी लकी टू हैव पेरेंट्स लाइक आई हैड। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है हर स्टेप पे, हर हर डिसीजन पे। तो इसके लिए भी उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, और मेरे लिए घर बैठ के पढ़ाई करना इतना टफ नहीं रहा जितना मैं सोच रहा था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। तो आपने बताया कि आप डिफरेंट स्टेजेस पे फेलियर भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, फेलियर्स है, तो उस समय कैसे ओवरकम किया कि हाँ ठीक है? जैसा आपने बताया मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी, और इंटरव्यू राउंड में भी डिफरेंट स्टेजेस पे आपने फेलियर को पाया है। तो उस समय कैसे वही माइंडसेट रखना कि हाँ मुझे फिर से करना है, और जो स्टूडेंट्स बहुत सारे फेलियर्स अटेम्प्ट कर चुके हैं उन्हें कैसे मतलब अपने आप को स्टेबल रखना चाहिए? फेलियर्स का यार यही है कि आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा फेलियर हुआ वो क्यों हुआ। वो इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, कि एकदम हताशा में ना चले जाएं आप कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे मेरे कुछ बस की बात नहीं है। और ये भी ना हो कि आप एकदम उसको साइडलाइन कर रहे कि मेरी गलती तो थी नहीं, जमाने की गलती थी इसलिए मैं हारा। आपको ये समझना है कि अगर ऐसे कोई एग्जाम है, 100 नंबर का मान लीजिए उसकी पासिंग है, और मेरे खाली 50 नंबर आए हैं,
तो ये मुझे पता है कि पहली बात मेरा 50 नंबर मेरे आए हैं अपने बलबूते पे, तो मैंने कुछ तो सही करा है। मेरी कुछ चीज़ों की स्ट्रेंथ है जो मैंने पढ़ा, जिस तरह प्रिपरेशन करी मुझे हेल्प मिली। तो मुझे उस पे बिल्ड अप करना है, उसको रखना है सही। सेकेंडली लेकिन 50 नंबर मेरे रह गए मतलब कहीं कुछ कमी रही है। वो कमी समझनी कि क्या कमी है। मैंने टाइम पूरा डिवोट करा, सच्ची-सच्ची करा, नहीं करा तो मतलब मुझे टाइम और डिवोट करना है। टाइम करने के बाद भी नहीं आया तो मतलब टाइम डिवोट करने में मेरा ऐसा क्या रहा इश्यू कि मैंने गलत तरह डिवोट करा टाइम। मतलब मैंने अच्छा ये चीज़ को मैंने रिडंडेंसी जिसे बोलते हैं कि एक चीज़ आप काम एक चीज़ एक अटेम्प्ट से वो चीज़ हो गई, मैं वो बार-बार करे जा रहा हूँ उस चीज़ को। तो वो टाइम मेरा कुछ पॉजिटिव नहीं ला रहा। जैसे यूपीएससी में एग्जांपल एक चीज बोलते हैं कि आप आंसर राइटिंग में अगर यूपीएससी वाले लोग सुन रहे तो उनको कि आप बोलते हैं कि अगर आप यू नीड फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड डेटा टू सपोर्ट योर कोड्स वगैरह टू योर आर्ग्यूमेंट। तो कई बार मैं देखा था कि मेरा अपने जैसे मैंने खुद एनालाइज करा कि एक पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मैं 10-12 डेटा लेके आ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। जरूरत नहीं, आई जस्ट नीड वन डेटा। मुझे बताना है इंडिया में पॉवर्टी बहुत खराब है, तो पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया कहाँ पे लाई करता है, वो पॉइंट मेरे लिए काफी है। वो मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट बन गया उस चीज का। अब मैं 10 चीजें क्यों याद करने में टाइम लगाऊं कि अच्छा पॉवर्टी का मेरा इंडिया का पॉवर्टी लाइन के नीचे इतने सारे लोग हैं, ये भी डेटा रखूं। मैं ये भी डेटा रखूं कि इंडिया में कितने जो लास्ट कोई रिपोर्ट आई थी वो क्या पॉवर्टी लाइन की क्या है। मैं ये भी याद रखूं इस मिनिस्टर ने इस पॉवर्टी के बारे में कहा था। मेरे पास एक आर्गुमेंट है विच शोज दैट इंडिया में पॉवर्टी है। सिंपल सा। तो दिस इज समथिंग आई लर्न इन इंट्रोस्पेक्शन कि मैं यहाँ पे टाइम बचा सकता हूँ अपना प्रिपरेशन में। अगर ऐसा है कि आपने बहुत टाइम लगाया है, पूरी आपको पता है मैंने टाइम लगाया और मैंने सही से लगाया, फिर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मेरा टाइम लगाने के बाद में मैं फेलियर क्यों हो रहा है मेरा मल्टीपल टाइम, देन मे बी दिस लाइन इज नॉट फॉर यू। दैट डजंट मीन दैट आप एक फेलियर हो कुछ हो। मतलब ये है जैसे इट्स लाइक दैट ओनली कि अगर मछली को आप बोले कि आप एक खरगोश के साथ जमीन पर रेस लगाए, वो तो हारेगी। शी इज बिल्ट टू स्विम इन वाटर। तो आपके लिए कोई एनवायरनमेंट अलग है, आपका कोई जॉब अलग है। जैसे मान लीजिए ऐसा मैं मानता हूँ कि जिन लोगों की बहुत अच्छी सोशल पर्सनालिटी है, some people who have a very social outward extroverted personality, they can understand people very well, and they can work hard and learn things on the go, मतलब they can understand things, but उनसे ये लिखा पढ़ी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो उनके लिए आई थिंक यूपीएससी नहीं है। आप प्राइवेट जॉब में रह के आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे आप कंपेयर टू दिस लाइन जहाँ पे आपके लिए वो, बिकॉज दिस एनवायरनमेंट इज नॉट अगेंस्ट यू। तो ये चीजें एक वो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है विदाउट एनी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग, इन अ न्यूट्रल वे, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड आपके क्या इश्यूज हैं और देन यू कैन गेट बैक ऑन द हॉर्स एंड अगेन गिव अनदर अटेम्प्ट बेस्ड ऑन दैट। सर, आपने डिफरेंट स्टेजेस के एग्जाम दिए, तो आंसर राइटिंग एक मतलब बड़ा चैलेंजेस रहता है आंसर राइटिंग, तो उसे कैसे डेवलप किया? क्या मिस्टेक्स आपको लगी कि हाँ मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, और क्या आपको लगता है कि बच्चे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं जब स्प्रिंट लाइन में होता है? आंसर राइटिंग पहली बात तो ये है कि हमें किसी ने बोला था कि बहुत अच्छी थी कि प्रीलिम्स के लिए है देयर आर 2 आवर्स इन यूपीएससी। प्रीलिम के लिए है रिवीजन, यू रिवाइज अ लॉट, एंड मेंस के लिए है राइट अ लॉट। डब्ल्यू है बट स्टार्ट्स बट वही आर वाला कि राइट अ लॉट, कि आप जितना लिख सके लिखो। दैट इज द फर्स्ट मंत्रा अबाउट आंसर राइटिंग। भर भर के आंसर लिखो। ये मत सोचो मैं पढ़ूंगा पूरा याद करूंगा फिर लिखने बैठूंगा। नो, स्टार्ट राइटिंग राइट अवे। पहली बात तो दैट इज फर्स्ट मंत्रा। सेकंड आई वुड से इज कि आपको किसी टॉपिक पे थीसिस नहीं करनी है। आपको हर टॉपिक पे खाली एक 2 पेज का 3 पेज का आंसर लिखना है। तो आप उस हिसाब से कोई टॉपिक प्रिपेयर करें। अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आता है अकबर की मनसबदारी सिस्टम क्या था। मनसबदारी सिस्टम का आपको जो बुक्स है जैसे सतीश चंद्र की बुक में लिखा है, उसमें वो 3-4 पेज का पूरे मतलब उसकी बुक के हिसाब से ऐसा लिखा है। बुक के आई थिंक पूरा चैप्टर उस पर डिवोटेड है। जो आप अगर आंसर राइटिंग करने बैठे तो 10-12 पेज हो जाएंगे। आपको उतना नहीं लिखना है। आपको उसके की पॉइंट्स पकड़ने खाली कि मेरे 2-3 पेज का आंसर राइटिंग पूरी हो जाए, दैट्स इट। उससे आगे आप नोट्स मत बनाओ। पहली बात। नेक्स्ट से आता है आंसर राइटिंग आई गेस कि स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको पता है कि क्वेश्चन का पहली बात क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मैं उस डिमांड को एड्रेस कर रहा हूँ। उस डिमांड को एड्रेस करने की ये पार्ट है, ये प्रॉब्लम है, ये सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है मैंने, दैट इज वो आप एक लाइन में लिखेंगे। फिर उस प्रॉब्लम के ये एस्पेक्ट्स हैं और फिर उसके ये सॉल्यूशंस हैं और ये वे फॉरवर्ड है, ऐसा कुछ है। तो वो स्ट्रक्चर आपका एक जो मैंने आंसर राइटिंग की चीज करी थी जब मेरे पास टाइम कम होता था, कि मैं जितने भी मुझे क्वेश्चन दिखते थे मैं उसका एक पेपर पे स्ट्रक्चर लिखता था। अच्छा आंसर पूरा पता नहीं मुझे, बट स्ट्रक्चर लिख दिया। अच्छा ये क्वेश्चन की डिमांड पूछ रहे हैं, मैं इसमें पहले ये लिखूंगा फिर ये लिखूंगा फिर ये लिखूंगा। वो डेटा बाद में भर लूंगा मैं, बट दिमाग में मुझे पता है क्या है। और अगेन फाइनली तो वही है कि यू डू एज मच आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एज पॉसिबल। डू नॉट वेट for you to read the whole syllabus to be done with the subject only then I'll go into answer writing. That is not the way.
आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो आप, जितना भी आता है लिख दो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। मैंने ये चीज समझी, और मेरी तब भी एक इशू रहा था, मेरा आई थिंक हैंड राइटिंग खराब है, तो हैंड राइटिंग पे भी थोड़ा फोकस इतना होना चाहिए कि लेजिबिलिटी हो, इंसान को समझ आ जाए क्या लिखा है। आई थिंक दीज स्टेप्स इफ यू फॉलो देन इट विल बी हेल्पफुल टू एनीवन इन आंसर राइटिंग। सर बहुत सारे स्टूडेंट जैसे अभी एनडीए भी हुआ, सीडीएस का भी एग्जाम बच्चे दे रहे हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स में बच्चे इंटरव्यू राउंड में बहुत डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, या फिर यूपीएससी में भी बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे एनडीए में मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी, उनने वहां पे भी 6 अटेम्प्ट दिए थे और हर अटेम्प्ट में वो एसएसबी में ही आउट हो रहे थे, फिर वो सीडीएस में भी एसएसबी में ही आउट हो रहे थे। तो जैसे इंटरव्यू राउंड में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी हर एग्जाम में, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, और वो उन्होंने कभी रिटन स्टेज में कभी उन्होंने फेलियर नहीं देखा था, और ना ही लाइफ में कभी फेलियर देखा था, और वो उससे मतलब नहीं ओवरकम कर पा रहे थे, और ना ही वो सिलेक्ट हो पा रहे थे। तो ऐसे इंटरव्यू राउंड में क्या सोच रखनी चाहिए, और क्या इंटरव्यूअर ऑफिसर का डिमांड होता है? देखिए, पहली बात तो मैंने ये एसएसबी एग्जाम दिए नहीं, तो मुझे इनका स्ट्रक्चर ठीक से पता नहीं, बट यूपीएससी के दिए हैं एग्जाम्स, और थोड़े बहुत और दिए हैं, फॉरेस्ट के एग्जाम, स्टेट सर्विस के दिए हैं, और आईबी होम मिनिस्ट्री के दिए हैं। पहली बात तो ये है कि हमेशा इन एग्जाम्स में जो मैं बता रहा हूँ, उनमें इंटरव्यू एड्स ऑन द मेंस मार्क्स। मतलब अगर आपने मेंस में इतना अच्छा करा है, जैसे आपने बोला कि इंटरव्यू पास हो रहा है, मतलब मेंस पास हो रहा है, इंटरव्यू पास नहीं हो रहा, तो कई बार होता है कि मेंस आपका ठीक से पास नहीं हो रहा है, आपके मेंस के कट ऑफ के जस्ट 10-12 ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब आप इंटरव्यू में एक लूजिंग बैटल फाइट कर रहे हैं। तो मेंस इतना अच्छा लिखो कि इंटरव्यू की जरूरत पड़े ही ना। अगर आपकी इंटरव्यू की जो कट ऑफ होती है उससे आपके 50 नंबर ऊपर आ रहे हैं, 60 नंबर ऊपर आ रहे हैं, तो इंटरव्यू इतना मैटर करेगा ही नहीं आपके लिए, आपकी लिस्ट में नाम पक्का है। तो मेंस शुड ऑलवेज बी योर बुलवाक, आपका जो मेन स्ट्रेंथ होती है हमेशा किसी भी एग्जाम में, मोर देन प्रीलिम, मोर देन इंटरव्यू शुड बी योर मेंस। सेकेंडली, इंटरव्यू का अगर मैं बता सकूं तो इंटरव्यू में कभी भी आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही होती, नॉलेज के लिए मेंस एग्जाम दे रखा है आपने, इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा होता है। दैट इज व्हाई यूपीएससी में एटलीस्ट द राउंड इज नॉट कॉल्ड इंटरव्यू, इट इज कॉल्ड पर्सनालिटी टेस्ट। उनमें व्हाट दे आर सीइंग इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। क्या आप अपनी जिंदगी में पहली बार दिलचस्पी लेते हैं, जो चीजें आपके आसपास हो रही है, आप जिस शहर से हैं, जिस प्रदेश से हैं, आप जिस जॉब में रहे हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, क्या उसमें आपने दिलचस्पी ली है अभी तक? आप जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसको कैसे टैकल करते हैं? क्या आप हड़बड़ी में उत्तर देते हैं? आप क्या सोच समझ के डिसीजन लेते हैं? एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बोलते हैं कि यूपीएससी में इंटरव्यू में, इट इज नॉट दैट यू शुड नो एवरीथिंग, रादर यू शुड नो व्हाट यू नो एंड यू शुड नो व्हाट यू डू नॉट नो। आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये चीज पता है, ये चीज नहीं पता है। इंटरव्यू ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आप उसको घसीटो मत, खींचो मत, सीधे सीधे बताओ, सर मुझे ये चीज नहीं पता है, मैं बताऊंगा, सर मुझे ये चीज पता है, और जब पता है तो क्लैरिटी से पता है। अनदर एस्पेक्ट अगर मैं बोलूं टिप की है कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ब्रेविटी। कोई भी बात है उसको आप अगर एक लाइन में बोल सको तो 3 लाइन की जरूरत नहीं है, 3 शब्दों में बोल सको तो 10 शब्दों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम बोलो और रुक जाओ बस। ये कुछ चीजें हैं, और वो तो फाइनली कुछ इसके लिए है टिप्स की आप विपासना करें, मेडिटेशन करें, अपने आसपास जो हो रहा है उसमें दिलचस्पी दिखाएं। ये नहीं बोला कि रटे कि अच्छा मेरे इस जो प्रदेश है यूपी का, वहाँ पे इतने उसकी इतनी आबादी है, उसका ये है, वो सब नहीं। आबादी बहुत है, ये इशू है, पता है आपको, थोड़ा सोचिए चीजों के बारे में, जॉब करें, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए लाइफ में। अगर आप जैसे दिस समथिंग यू कैन नॉट डेवलप रियली, बट यही बात है अगर आपने मेंस दे दिया, मेंस के बाद इंटरव्यू के बीच में बस यही एक वर्ड में बोल सकता हूँ, टेक इंटरेस्ट इन योर लाइफ, टेक इंटरेस्ट इन योर जॉब, टेक इंटरेस्ट इन एवरीथिंग अराउंड यू। तो उससे एक हेल्प मिलती है जरूर यूपीएससी। तो आपने बताया क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू राउंड में। आपके भी सर इंटरव्यू हुए अभी 5 से 6 साल हो चुके हैं यूपीएससी इंटरव्यू। क्या एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो आपके इंटरव्यू राउंड में पूछा गया था? वो तो होता ही हमेशा, देयर इज सम क्वेश्चन दैट ऑलवेज थ्रो यू मतलब ऑफ गार्ड। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू था मेरा सीएससी का 2020 का, उसमें मुझसे उन्होंने पूछा था, 21 में दिया था, मुझसे पूछा था कि मैंने मेरी राइटिंग नॉवल के बारे में सवाल उठा था कि अच्छा आप नॉवलिस्ट हैं तो क्या लिखा वगैरह। तो जाते जाते मेरे इंटरव्यूअर ने पूछा कि अगर आप
इस इंटरव्यू के बाद निकल के हमारे ऊपर आपको कुछ इस इंटरव्यू पे अगर आपको कहानी लिखनी पड़े तो आप हमें एज अ हीरो देखेंगे या विलन देखेंगे हमें? और मैं उसका अच्छे से जवाब नहीं दे पाया उस समय, मतलब मैं दैट स्टम्प्ड मी कि क्या होगा। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मुझे इससे और ये भी लगा कि जो आपके लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब दे आर नॉट आल्सो मैकेनिकल बीइंग्स, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, और वो भी बहुत दिलचस्पी से आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो एंड इट्स एट द एंड इट्स अ ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब दो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आवर लाइफ कि आप एक, आपकी कहानी चल रही है आपके दिमाग में, आपकी जिंदगी पूरी उसमें चल रही है, आप उस मूवी के हीरो हो, जो भी बोले। ऐसी कोई और इंसान है, उसकी उसकी भी दिमाग में उसकी कहानी चल रही है, वो कि बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं है। हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है, उसकी एक बहुत ही रिच बैक स्टोरी है, और जब दो लोग बात करते हैं तो वो ये दो कहानी का इंटरसेक्शन है। तो इस तरह के नजरिए से देखे हर इंटरेक्शन को, तो वो बहुत ही दिलचस्प होता है। वो मुझे इंटरव्यू में रियलाइज हुआ अपने। सर आपका जब सिलेक्शन हो गया, इतने आप 2018 से 2018 से प्रिपरेशन कर रहे थे, 19 में आपका नोबेल भी पब्लिश हो गया, और वो भी फॉरेस्ट के ऊपर ही। फिर 2022 में जब फाइनली आपको पता चला कि हाँ मैं आईएफएस ऑफिसर बन गया, मेरा नोबेल भी फॉरेस्ट के ऊपर है, कैसा लगा था? पेरेंट्स को कैसा लगा था? और इतने साल की जो मेहनत थी, वो जब आपको सक्सेस मिली, कैसा लगा था? और क्या मतलब आपके आसपास के लोगों का, आपके फ्रेंड्स का कैसा लगा था? बहुत ही मतलब वो सही बात है, वो दिन आप कभी नहीं भूल सकते, और मैं तो मानता हूँ भूलना भी नहीं चाहिए। मैं ट्रेनिंग में था स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की, मुझे याद है, और मेरे एग्जाम यूपीएससी का हमेशा ऐसे ही होता है कि एक डेट लगता है इस दिन आने वाला रिजल्ट, बट हमेशा कभी उस दिन उस टाइम पे नहीं आता। जब आता है अनएक्सपेक्टेडली आता है। तो मैं कोई प्रेजेंटेशन हमारी थी वो दे के आ रहा था, इतने में किसी का मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आया, और वो मतलब दो ही शब्द थे खाली, कॉन्ग्रेचुलेशन किसी ने लिखा था, और उसका मीनिंग लेकिन धीरे धीरे समझ आया किस लिए लिखा था। फिर एक रिजल्ट की वो एक ग्रुप्स में आ जाता है, उसमें देखा, कंफर्म करा नाम, और मतलब ये तो होता है कि जब रिजल्ट आता है दुनिया पहले आपको बता देती है। फिर आपको पता चलता है क्योंकि सब लोग देख रहे होते हैं रिजल्ट, और उसके बाद सबको कॉल करा घर पे लोगों को, और जो होती है ना वो जो खुशी होती है आपके फैमिली फ्रेंड्स की, मतलब एक चीज होती है, मैं सक्सेस के लिए जरूर कहूंगा कि आजकल की जमाने में ना ये एक बहुत ही एक मूवीज में, हमारे सोशल मीडिया कल्चर में ये बताया जाता है कि सक्सेस का ये मंत्र है कि आप दिखा दो उन लोगों को जिन्होंने आप पे कभी शक करा था। ये आपको मोटिवेशन होना चाहिए, जिसने आप पे आज तक कभी डाउट करा उसको दिखा दो कि आप क्या हो, वैसे मूव करो। मैं इसको नहीं मानता, मतलब दैट इज अ नेगेटिव मोटिवेशन। आपको सक्सेस किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी को मतलब ऐसे मुंह बंद करने के लिए, वट एवर इट इज। सक्सेस का मेन जॉय होता है उन लोगों के साथ शेयर करने के लिए जिन्होंने आप पे ट्रस्ट करा है, आपको बिलीव करा है। रियल जॉय लाइज देयर, कि आप वो गुड न्यूज अपने उन लोगों को बता सको जो उसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं आपके साथ जो जर्नी में रहे हैं। वो मोटिवेशन से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। और उसके बाद भी बहुत चीजें हुई हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जो खाली एंड यूपीएससी का इंटरव्यू एंड सिलेक्शन नॉट द एंड स्टेज। जो आपको जॉब में, जो आपको बाद में पोस्टिंग मिलती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, दैट इज वेरी वेरी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका बोझ एकदम अलग है जो आपको दिन रात जगाए रखता है। अभी भी मैं छुट्टी पे हूँ तो मेरा सिर्फ खाली दिमाग से नहीं, मुझे पता है कि एक ऑफिस है वो जिसका आपका चार्ज है, वो काम चल रहा है, उसकी हर एक चीज की आपकी जिम्मेदारी है, चाहे जहां वो रहेगा, तो मतलब लाइफ इजी नहीं होगी। बट वो जो दिन है तब भी मैं अपने दिमाग में एक जगह स्टोर कर लिया कि कभी भी कुछ होता है मैं वो दिन याद करता हूँ, क्योंकि वो जो खुशी थी वो अनमैच्ड होती है। सो मेरे लिए अभी भी वो स्पेशल है और हमेशा स्पेशल रहेगा। सर आप स्टोरी टेलिंग भी कर रहे हैं, आईएफएस का जॉब भी कर रहे हैं, साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी इतनी अच्छी रीच है आपकी सर, और स्केच राइटिंग भी, कैसे मैनेज हो पाता है ये काम? मतलब एक तो ये है कि मतलब मैं ये बोलूंगा कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है हमेशा से। My wife doesn't complain if I spend too much time on these things. So I will be very honest. So I'm lucky in that regard. Second ये है कि I think जो आपकी हॉबीज होती है ना, जैसे they should not feel like work. That should feel like a stress buster, relaxing thing. कि मतलब आप जब बहुत थक के दिमाग लगा के कहीं आए हैं, तो एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको रिलैक्स कर दे, जो आपको फ्री करे, वो आपकी हॉबीज होनी चाहिए। तो फिर वो काम जैसा नहीं लगता।
Yes, yes. मेरे लिए स्टोरी राइटिंग, स्केचिंग वो ऐसी है, एंड आई एम वेरी लकी टू बी इन द स्टेट आई एम। हिमाचल इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। तो पहाड़ों में ऑटोमेटिकली आपकी कहानियां आपके जहन में आती हैं। एक बस आप एक वॉक पे निकल जाए जरा सा, तो कुछ ना कुछ आपके जहन में आएगा ही नई चीज। सो दैट वे आई थिंक आई एम लकी कि चीजें सारी फॉल इन प्लेस कर रही हैं, एंड पता नहीं आगे करे ना करे, बट जो अभी तक कर पा रहा हूँ आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई एम लिटिल प्राउड आल्सो ऑफ द थिंग्स दैट आई एम एबल टू डू। I hope I can continue writing stories which make people happy, and continue doing work on in my job that adds something to some value to the country, the nation, and the people I'm sharing it with. सर विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने विजुअलाइजेशन से बहुत सारे स्केच राइटिंग अपलोड किए हैं इंस्टाग्राम पे, अपने स्टेटस पे भी आपने बहुत सारे अपलोड किए थे। तो ये विजुअलाइजेशन से आपको लगता है कि ज्यादा लोग अट्रैक्ट कर पाते हैं एज नॉर्मल? हाँ, मैं तो मानूंगा, क्योंकि वही है कि सैड थिंग मैं बोलूंगा, लोगों के अंदर अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया रीडिंग का। लोग ऐसे एक बुक्स पढ़ने का, कोई किसी को सुनने का बहुत देर तक, वो इतनी भी लोगों में वो क्षमता नहीं रही। उनको शॉर्ट विजुअल इम्पेटसेस चाहिए होते हैं। तो ये इतना कर सकते हैं विच आई ट्राई कि जो वो शॉर्ट जो विजुअल इम्पेटस मिल रहे हैं, कोई अच्छी चीज मिले, कोई पॉजिटिव चीज मिले, rather than something that just उनके सेंसरी न्यूरॉन्स पे हिट करे खाली उनको, और मतलब ना उनके सेरोटोनिन जो बोलते हैं उसको आप ट्रिगर करो। उससे अच्छा ऐसी कोई क्या किसी का एडिक्ट कर दो उससे बेटर ऐसी चीज बताओ जो थोड़ा सा दिमाग उनका खुले, जो अच्छी चीजें हो। तो मेरी कहानी उसमें वही विजुअल मीडियम में वही करने की कोशिश करता हूँ। सर आप इतने बिजी शेड्यूल के साथ स्टोरी टेलिंग, स्केच राइटिंग भी मैनेज कर रहे हैं, तो आप फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो स्टूडेंट अभी फेलियर्स से भी गुजर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन स्टेज में है? तो फाइनल एडवाइस आपकी तरफ से क्या रहेगी? एज अ टाइम कंसर्न भी है आपकी तरफ से सर। आई गेस ज्यादा सोचिए मत, डोंट ओवरथिंक अपने फ्री टाइम में, ऐसा ना कि उसमें बहुत सेल्फ डाउट्स आती है। जस्ट फोकस ऑन योर जर्नी, ट्राई टू एंजॉय द स्टडी प्रोसेस, द राइटिंग प्रोसेस, आंसर राइटिंग प्रोसेस, एंड वही है। आपको फाइनली ये याद रखिए कि आपको एक आंसर लिखना है 3 पेज के पन्नों में, तो वही चीज आपको फाइनली क्लियर कराएगी। ये प्रोसेस आप जितनी जल्दी खत्म करें, उससे जल्दी आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, एंड होपफुली जो भी आप मेहनत कर रहे हैं दैट विल बी वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे। सर फर्स्टली थैंक यू सो मच सर, आप ज्वाइन किए पॉडकास्ट के ऊपर, बहुत सारे इंसाइट्स दिए। जो जो इस पॉडकास्ट को देखेगा, मुझे बहुत बिलीव है कि उसे बहुत कुछ लर्निंग्स मिलेगी। इमेजिनेशन पावर कैसे डेवलप करना है, यूपीएससी फेलियर्स से कैसे डील करना है, बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई होप यू हैव अ वेरी वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच सर।